Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Manpuri. This is the 8th lecture of the unit 3rd of subject quantity estimation and construction management. Okay, we will understand about the PERT technique in this lecture and also some terms of the CPM technique, critical path technique. We will understand about the PERT technique before अब इस लेक्चर में हम कंप्लीशन टाइम निकालने की ट्राई करेंगे, उसको समझेंगे. हमने बहुत सारे टर्म्स समझे हैं रिलेटेड टू द PERT टेक्निक इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इस लेक्चर में हम मतलब PERT के बारे में और CPM के बारे में जानेंगे. ओके, PERT के बारे में हमने बहुत सारे टर्म्स समझे, इवेंट समझे, इवेंट क्या क्या कहलाते हैं, स्लैक के बारे में जाना. नाउ अब हम समझते हैं कि PERT में हम पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कंप्लीशन टाइम हमको ये देखना होगा कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, कुछ पैरेलल कुछ सीरियल, लेकिन उन सारे एक्टिविटीज़ में एक पाथ होता है, बहुत सारे पाथ होते हैं बेसिकली. तो हमें एक वो पाथ देखना पड़ता है जो क्रिटिकल हो. क्रिटिकल मीन्स उस पाथ में कोई भी एक्टिविटी को अगर चेंज करते हैं, कुछ एक्टिविटी को रिशेड्यूल करते हैं तो हमारा कंप्लीशन टाइम रिशेड्यूल हो सकता है. ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ की जो लेंथ होती है, टाइम ऑफ द क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू द टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, तो वो जो पाथ होता है जिसको चेंज करने से हमारा टाइम ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पाथ. ठीक है, देखते हैं. आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्टिविटीज टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नो अबाउट द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, वी हैव टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ. बिकॉज हमने एक्टिविटी का टाइम निकाल लिया, हमने अभी प्रोजेक्ट का टाइम नहीं निकाला. दिस इज टाइम ऑफ द एक्टिविटीज. ओके, हमने अभी प्रोजेक्ट का टाइम नहीं निकाला है, हमको क्रिटिकल पाथ निकालना होगा. देन वी हैव टू कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट द टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, नाउ क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है? बेसिकली क्रिटिकल पाथ वो लॉन्गेस्ट पाथ है टाइम वाइज, जिसपे मतलब किसी भी वो सबसे टाइम बाद जो लंबा पाथ, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो टाइम पाथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पाथ जो सबसे लंबा हो, मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो, इट इज़ कॉल्ड एज अ क्रिटिकल पाथ. बिकॉज उसी पे ही डिपेंडेंसी है, क्योंकि वही पाथ हमारा पूरा एस्टिमेशन कहलाएगा. स्टार्टिंग हमारी हुई हो, एंड पर हुई, और सबसे लंबा पाथ यानी कि सबसे बड़ी बड़ी एक्टिविटी जिसमें इंक्लूड हो मेजरली, वही पाथ हमारा कहलाता है क्रिटिकल पाथ. ठीक है, टाइम बाद. लेकिन यही छोटा पाथ होता है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पाथ एट विच द प्रोजेक्ट कैन बी कम्प्लीटेड. इन दोनों में अंतर समझो, मैं बड़ा भी कह रहा हूँ छोटा भी कह रहा हूँ, इसका मतलब समझो. बड़ा इस सेंस में कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम जो लेता है, लॉन्गेस्ट पाथ है टाइम बाय, जिसपे हमारा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, बट वही हमारा पाथ है, अकेला वही है, वही शॉर्टेस्ट पाथ है. उस दूसरे पाथ से जाएंगे किसी को क्रिटिकल ना हो, वो हो सकता है बड़ा हो. क्यों बड़ा हो? क्योंकि अगर हम क्रिटिकल पाथ में कोई भी चेंजेस करते हैं तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज होता है. समझ रहे मेरी बात? तो वही स्मॉलेस्ट पाथ कह सकते हैं, उसको लॉन्गेस्ट पाथ भी कह सकते हैं. ओके, नाउ अगर हम वही बात कर रहे हैं, अगर रिड्यूस करते हैं टाइम को, तो हमें क्रिटिकल पाथ को ही रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको शॉर्टन करना पड़ेगा फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द टाइम. ओके, फॉर रिड्यूसिंग द क्रिटिकल टाइम वी हैव टू रिड्यूस द वन और मोर एक्टिविटी. बिल्कुल सही बात है, क्रिटिकल पाथ है, इट मीन्स क्रिटिकल पाथ में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इट मीन्स उनके टाइम को चेंज करने पर, उन एक्टिविटीज़ को चेंज करने पर हमारे ड्यूरेशन चेंज हो रहा है. तो अगर क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटीज़, उसको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं. मीन्स क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिटिकल पाथ में बिलोंग्स कर रही, मतलब क्रिटिकल पाथ में हैं. ओके, तो अगर हम उन एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं, उनमें से किसी एक या दो एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं, तो हमारा क्रिटिकल टाइम भी चेंज होता है और रिड्यूस हो जाता है. ओके, दिस इज द क्रिटिकल पाथ, ऑल अबाउट द क्रिटिकल पाथ. नाउ व्हाट इज द अदर टर्म्स ऑफ द क्रिटिकल पाथ? क्रिटिकल पाथ इज अ पाथ in the project network which starts from the initial event and the connecting the events which have a zero minimum slip. ओके, सही बात है, क्योंकि हमको ये देखना होता है, हमें पॉजिटिव स्लैक पे नहीं जाना, हमें नेगेटिव स्लैक पे नहीं जाना, हमें जीरो स्लैक पे जाना. इट मीन्स वो सारे एक्टिविटीज़ जो सही टाइम पे चल रही हैं, बिल्कुल सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, उन सारी एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करते जाते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ कनेक्ट करते जाएंगे, इवेंट को कनेक्ट करते जाएंगे, तो जो पाथ मिलेगा वो अल्टीमेटली पाथ कहलाता है हमारा क्रिटिकल पाथ. जैसे हम एक ड्रॉ करके दिखाते हैं, एक सिंपल तरीके एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज द इवेंट. ये हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं,
और ये एक्टिविटी फिनिशिंग एक्टिविटी जिसपे सारे ख़त्म हो रहे हैं। तो इनमें से किसी एक पाथ में क्रिटिकल कहलाएगा, तभी क्रिटिकल कहलाएगा जब सारे उस पाथ में जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उन सारे में सिलेक्ट 0 हो, इसमें सिलेक्ट 0 हो, इसमें 0 हो, इसमें 0 हो। सिलेक्ट क्या था हमने पढ़ा था? सिलेक्ट मीन्स द लेटेस्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट टाइम। सर जितनी ज़्यादा टाइम में ख़त्म हो सकता है माइनस जितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है कोई भी इवेंट, उसको बोलते हैं सिलेक्ट। तो दोनों बराबर हों तो वही पाथ को हम बोल देते हैं क्रिटिकल पाथ। उसी पाथ को फॉलो करके हम अपना ड्यूरेशन मीन्स टाइम एस्टिमेशन निकालते हैं फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, किसी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकालते हैं। नाउ 0 या मिनिमम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 0 हो। मिनिमम सिलेक्ट को भी हम कंसीडर करते हैं क्रिटिकल पाथ में। ओके, इवेंट्स विच हैव 0 और मिनिमम सिलेक्ट टाइम इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल इवेंट्स। अभी बात की थी मैंने क्रिटिकल इवेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, और वी कैन से द क्रिटिकल इवेंट्स विच इज रिलेटेड टू द क्रिटिकल पाथ इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल इवेंट्स। ओके, उन्हीं को हम बोलते हैं ये क्रिटिकल इवेंट है। ये और मिनिमम भी हो सकता है, जरूरी नहीं 0 हो, मिनिमम भी हो सकता है। तो ये क्रिटिकल इवेंट है, ठीक, इसी को क्रिटिकल कहेंगे, बाकी इसी को क्रिटिकल इवेंट नहीं कहेंगे। और उसी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहेंगे। ओके, नाउ कुछ और टर्म समझ लेते हैं। क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन टर्म्स ऑफ द टाइम। सभी जानते हैं कि वो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, क्योंकि वो लंबा टाइम, अगर देखो जैसे अगर 2-3 क्रिटिकल पाथ हैं, 2-3 पाथ है हमारे पास, एक पाथ ले रहा है टाइम हमारे पास 25 दिन मान लेते हैं, एक ले रहा है 29 डेज, एक ले रहा है 24 दिन। तो इन तीनों में से हम किसको क्रिटिकल पाथ कहेंगे, किसको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम कहेंगे? ये तीनों एक ही ड्यूरेशन के, एक ही प्रोजेक्ट के टाइम है, बट डिफरेंट पाथ से। तो हम इसको कहेंगे, क्यों कहेंगे कि इसमें मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है और ये सबसे ज़्यादा टाइम है, सबसे बड़ा टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। इस टाइम पे हमारी जो एक्टिविटी थी विच इज रिलेटेड टू दीज पाथ एंड एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू दीज पाथ वो भी कंप्लीट हो रही हैं। बट अगर हम इस पाथ को लेते हैं, इस पाथ को लेते हैं क्रिटिकल पाथ, एग्जाम्पल तरीके से लेते हैं, तो ठीक है, इस पाथ को लेते हैं तो ये क्रिटिकल पाथ बोल दिया, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाएगी कि ये इसको हम अपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इतने दिनों बाद हमारी इस पाथ में जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं, इस पाथ में जो एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो अगर हमारे पूरे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ ही कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो उसको हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैसे कह सकते हैं? ये बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। तो लॉन्गेस्ट पाथ जो टाइम वाइज होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल टाइम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, इसको अच्छी के इसको बने रहते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से क्रिटिकल पाथ इज शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ है, उससे पहले नहीं ले सकते। अगर इससे पहले हम इसको लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम नहीं कहलाएगा। तो यही ही बड़ा पाथ क्या है, यही शॉर्टेस्ट पाथ है, दोनों यही है, यही समझ लो सब कुछ है क्रिटिकल पाथ। ओके, in terms of time at which the project can be completed as soon as possible. Okay, there will be a more than one critical path of the network. बिल्कुल हो सकते हैं, मीन्स कि बहुत सारे पाथ हैं जिसमें सारे पाथ, इसको हटाते हैं फिर समझते हैं। बहुत सारे पाथ हैं, जो पहला पाथ 29 का दे रहा है, दूसरा पाथ भी 29 दिन का दे रहा है, तीसरा 28 का, चौथा 29 का, यानी 3 पाथ ऐसे हैं जिसमें टाइम सेम है, मीन्स तीनों पाथ क्रिटिकल हैं, बिल्कुल क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल पाथ, बट हम इन तीनों में से किसको अपना क्रिटिकल पाथ मानेंगे, मीन्स प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ मानेंगे। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ता है वेरिएंस, लॉन्गर वेरिएंस। वेरिएंस जिसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा होता है, सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर जिसका ज़्यादा होता है विच इज़ कॉल्ड एज ए क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट। हाउ, वाई, हमने क्यों निकाला सिग्मा स्क्वायर? सिग्मा स्क्वायर क्या कहलाता है? बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, इट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हैं। हमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पता पड़ गया, इट मीन्स हमको ये पता पड़ गया कि किसी उस एक्टिविटी को हम कितना शेड्यूल कर सकते हैं, मीन से कितना दूर ही जा सकते हैं, तो उस एक्टिविटी को करेंगे। अगर हम मानते हैं इन तीनों में से इसका सबसे ज़्यादा निकला, तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि इसमें किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को मीन से कितना वेरी कर रही है, कितना वेरी करा सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा कम भी तो कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल पाथ ऑफ द
प्रोजेक्ट विच हैव अ लार्जर वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर और वेरिएंस। ओके, समझ में आ गया होगा क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ बड़ा क्यों होता है, हम किसी को क्रिटिकल पाथ क्यों लेते हैं, एंड द वेरिएंस के टर्म में क्रिटिकल पाथ क्या होता है उसके बारे में समझ चुके हैं। नाउ अल्टीमेटली हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब अब एंड पर आते हैं, किसी प्रोजेक्ट के प्रोबेबिलिटी खत्म होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। ओके, जानते हैं। ओके, तो ठीक जानते हैं। तो अब एक बात समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम हमने जो निकाला टी क्या होता है। टी बेसिकली किसी भी एक्टिविटी के 50% चांसेस होता है कंप्लीशन होने की। टी निकला हमारे पास, कुछ निकला विद द हेल्प ऑफ टी नॉट, टी पी एंड टी एम। तो हम टी जो वैल्यू निकली माना 5 दिन निकली है, तो हम कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी के ख़त्म होने की 50% चांसेस हैं कि वो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हम 100 नहीं बोल सकते। लेकिन टी निकलने के बाद हम एक फैक्टर लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। उस फैक्टर की मदद से हम ये बता सकते हैं कि उसको कंप्लीट होने में कितना % टाइम लगेगा। फैक्टर की वैल्यू के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो जो एक्टिविटी है वो 50% से ज़्यादा टाइम में खत्म होगी, 50 उसको खत्म होने के चांसेस 50% ज़्यादा हैं कि कम है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए पहला स्टेप हमारे पास है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन अलोंग द क्रिटिकल पाथ। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। हमें टी पता है, पहली बात सबको टी पता है। देन हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाले थे, क्या होता था, ये वेरिएंस का अंडर रूट, सॉरी, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर। ओके, मीन्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर अलग अलग हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएंस है, सॉरी, उन वेरिएंस का समेशन किया हमने। ठीक है, और अंडर रूट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का है, समझते हैं, रुको एक मिनट समझते हैं, इसको हटाते हैं। पहले हमारे पास एक क्रिटिकल पाथ हमने निकाला। क्रिटिकल पाथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, एक्टिविटीज़ का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, बट हमको क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इस पूरे पाथ का। तो कैसे निकालेंगे, तो पूरे पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम इन सबका वेरिएंस निकालेंगे, इन सब के वेरिएंस को जोड़ देंगे, देन अनडूट कर देंगे। तो इट बिकम्स हमारे पास निकल के आ जाएगा क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर is called as a standard deviation of the critical path, or we can say under root of sum of, इसको हटा के सही तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sum of variance of all activities of critical path. Okay, this is called as a it's called as a standard deviation of a critical path. Okay, what is the variance? variance कैसे निकलता था हर एक्टिविटी का, वो बता देते, हमने भी निकाला था। कैसे निकाला था, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर, याद है। तो उस तरीके से हम अलग अलग एक्टिविटी के निकालते वेरिएंस, उसका समेशन कर देते हैं, अंडर कर देते हैं, हमारे पास आ जाता था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रिटिकल पाथ। नाउ सेकंड स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर? प्रोबेबिलिटी फैक्टर हम निकालते हैं, फॉर्मूला होता है z इक्वल टू टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा। टी एस हमारे पास जो टाइम गिवन होता है,
जो हमारे पास होना चाहिए, टी एच मीन्स इतने टाइम में होना चाहिए, और टी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टाइम था निकला है प्रीवियस उससे मतलब सॉल्यूशन से, तो उसका डिफरेंस। अब इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, या जीरो आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। उस इसकी वैल्यू के आधार पर इसकी वैल्यू कुछ आई, इसकी वैल्यू के आधार पर इसकी वैल्यू निकली, इसकी वैल्यू के आधार पर हम कुछ परसेंटेज तय करते हैं। उसको कैसे तय करते हैं? इसकी वैल्यू हम टेबल से देखते हैं। टेबल हमने ली है GNDU.AC.in से। इसकी बहुत बड़ी टेबल है, मैंने तो छोटा पार्ट लिया है। जो ये पहला कॉलम है वो जेड को बिलोंग करता है, और दिस इज ए प्रोबेबिलिटी। ओके, chances of occurrence, percentage, sorry, this is a probability, not a chances, this is a probability, probability. Probability, this is also Z, this is a probability. ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। ये मैंने छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है, पर ये बहुत बड़ी टेबल होती है, इसमें आप देख सकते हैं। अब जेड की कुछ वैल्यू आई, उसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम होता है। जैसे अगर जेड की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, 0 मीन्स जेड के 0 मतलब होता है कि टी एस माइनस टी ई अपॉन सिग्मा। इट मीन्स 0 का मतलब है कि टी ई टी एस के बराबर, यानी कि जो टी एस टाइम है वो एक्सपेक्टेड टाइम के बराबर आ रहा है। तो हम जानते हो एक्सपेक्टेड टाइम अगर कोई एक्टिविटी का मान है तो वो क्या मतलब है, उसका मतलब है कि उस किसी एक्टिविटी के होने के कितने परसेंट चांस है, 50% चांस है। तो इसका मतलब है कि 50% चांस है, तो 0 आ रहा है, 0 का मतलब यहाँ भी दिख रहा है 0.5। इट मीन्स कि एक्टिविटी की 50%, 0.5 का मतलब है 50% चांस है। प्रोबेबिलिटी 0.5 मीन्स 50% चांसेस ऑफ अकरिंग दैट एक्टिविटी। तो 50% चांस मीन्स यहाँ पर उस एक्टिविटी के होने की 50% चांसेस हैं। उसी तरीके से अगर जेड की वैल्यू नेगेटिव में आती जाती है तो हमारी एक्टिविटी के होने के चांसेस घटते जाते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें 15.87% उसी तरीके घटते जाते हैं। और अगर जेड की वैल्यू बढ़ती जाती है तो हमारे एक्टिविटी के होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो इस सीरीज में हम देख सकते हैं कि अगर 0 है तो 0.5, अगर 0.5 यानी कि 0.5 वैल्यू आती है पॉजिटिव में, तो उस एक्टिविटी के होने के चांसेस 69.15% हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम परसेंटेज प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इस मदद से। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन कुछ निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जेड की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है उसका मतलब है कि कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन द 50%। जो हमने देखा, कैसे देखा कि अगर वैल्यू हमारी 0 से ज़्यादा आती है तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी हमारी 50 से ज़्यादा रहती है। वही मैंने यहाँ कहा, यानी कि अगर जेड की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी कि 0 से ज़्यादा होती है तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम 50%, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा होती है। अगर 0 होती है तो उस एक्टिविटी को 50% बोलते हैं। हम देख सकते हैं दोनों केस में 0 आ रहा है, इसमें भी 0, इसमें भी 0। ओके, और अगर नेगेटिव होती है तो उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी और द प्रोजेक्ट इज लेस देन 50%। ओके, दीज आर इस मेथड से हम किसी भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं उसको कितने टाइम में ख़त्म हो सकता है, उसके चांसेस कितनी है, विद द मेथड ऑफ पर्ट। दिस इज ऑल अबाउट पर्ट मेथड। हम पर्ट मेथड के बारे में सभी कुछ जान चुके हैं। नाउ अब हम समझते हैं CPM मेथड के बारे में, क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में। दिस इज द सेकंड टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइम। ठीक है, बट पर्ट हमने पढ़ा, पर्ट में क्या दिक्कत थी, ये पर्ट किसके लिए यूज किया जाता था? पर्ट किया जाता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए। बट CPM इज यूज फॉर द रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क। रिपीटेटिव में जिसका काम बहुत सारा हो चुका है, बहुत बार काम हो चुका है, होता रहता है काम, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो CPM हमारा जो डेवलप हुआ था वो किया था MR वॉकर एंड JE कैली ने, जिन्होंने CPM मेथड इवॉल्व किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ केमिकल प्लांट इन यूनाइटेड स्टेट। दोनों मेथड यूनाइटेड स्टेट में किए गए हैं। पहला वाला नेवी के द्वारा किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ballistic missiles. Okay, and the second one is for the construction of chemical plants in the United States. Okay, both method is used for the planning. बिल्कुल बात सही याद है। दोनों मेथड हमारे कौन कौन से
PERT as well as CPM both are used for the planning, scheduling and the controlling of the project various project. Okay, the major difference is, अब difference समझ लेते हैं क्यों हम दोनों अलग अलग पढ़ते हैं, अब दोनों एक जैसे थे लेकिन अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, डिफरेंस इज द टू टेक्निक्स इज दैट CPM डज नॉट अप्रोप्रिएट अनसर्टेनिटी एंड गिव द डिटरमिनिस्टिक अप्रोच. ओके, हमने स्टार्टिंग में टाइम एस्टिमेट में दो चीज़ पढ़ी थी, दो तरीके के टाइम एस्टिमेट पढ़े थे, एक था डिटरमिनिस्टिक, एक था प्रोबेबिलिस्टिक. डिटरमिनिस्टिक मीन्स कि उसमें जो टाइम निकलता था वो सही निकलता था, उसके आसपास ही निकलता. बट प्रोबेबिलिस्टिक में हम परसेंटेज बोल सकते थे कि अगर किसी चीज़ को 30 दिन लग रहे हैं तो 30 दिन की होने में परसेंटेज बता सकते हैं कि इसके ख़त्म होने के चांसेस 70% है. हम ये नहीं कह सकते कि वो घर पूरा तुम्हारा 30 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा, वो 70 दिन में हो सकता है, कम में हो सकता है, ज़्यादा में हो सकता है. ओके, बट विद द हेल्प ऑफ CPM मेथड वी कैन कि 30 दिन में हो रहा है तो 30 दिन में ही होगा, 31 में हो जाएगा ज़्यादा या 29 में हो जाएगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, हम जी चांसेस बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये मेथड हमारा डिटरमिनिस्टिक अप्रोच पे वेरी करता है. नाउ अब हम थोड़ा अंतर समझ लेते हैं क्योंकि अंतर कहीं पूछे जाते हैं और अंतर समझने भी चाहिए. ठीक, PERT मेथड, पहला अंतर है कि PERT मेथड हमारा इवेंट ओरिएंटेड है. इवेंट मीन्स PERT में हम इवेंट पे फोकस रखते हैं कि वो एक्टिविटी कब ख़त्म हो रही है, किस टाइम पे स्टार्ट हो रही है, तो वो इज कॉल्ड एज इवेंट. ओके, बट इन द CPM मेथड हम देखते हैं कि जो CPM मेथड है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है. एक्टिविटी मीन्स कि एक्टिविटी हमारी कब स्टार्ट हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, हमें क्योंकि टाइम पता होता है, हमको सारे एक्टिविटी का टाइम पता होता है, तो उस एक्टिविटी को कितने जल्दी ख़त्म कर सके वो हम देखते हैं CPM मेथड में. ओके, दूसरा डिफरेंस इज द हमारा जो PERT मेथड है वो प्रोबेबिलिस्टिक टाइप की अप्रोच है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप के वर्क में यूज़ किया था. बट इन द CPM मेथड इट इज़ अ डिटरमिनिस्टिक टाइप ऑफ अप्रोच विच इज़ यूज फॉर द रिपीटेटिव टाइप ऑफ द वर्क. मीन्स जो वर्क हो चुका है, जैसे कंस्ट्रक्शन बहुत बार हो चुका है किसी घर का, मकान का, जगह का, तो उसको उस टाइप के एस्टिमेट करने के लिए CPM मेथड यूज़ किया जाता है. और भी जो भी काम बहुत सारे हो चुके हैं, बेसिकली द वर्क विच इज एक्सेप्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ वर्क, हम CPM मेथड यूज़ कर सकते हैं. इसमें बहुत सारा का हमें प्रीवियस हिस्ट्री पता हो, हिस्ट्री मीन्स एक्टिविटीज़ की हिस्ट्री पता हो कि इतनी बड़ी ब्रिक वर्क को करने में कितना समय लगता है, तो वो पता हो, तो उस मेथड को हम CPM में यूज़ करते हैं. आप in the PERT we have to do the 3 time estimate for the preparing of completion time activity, but in the CPM method we have to only 1 time estimate for the completion of the activity. इसमें हम क्या निकालते हैं, T0, TP, TM, देन इन सबको मिला के TE, बट इसमें केवल TE निकालो, हो गया काम. ओके, एक्टिविटीज़ फॉलो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर. देखो हमने बात की थी, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात की थी, तो उसी से एक रिलेटेड होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो बॉटम में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करती हैं. बट इन द CPM टेक्निक द एक्टिविटीज़ फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विच वी स्टडी इन द प्रीवियस लेक्चर. हमने जो बात किए थे उसको फॉलो करती हैं. नाउ इन द क्रिटिकल इवेंट्स हम बात करते हैं कि PERT में इवेंट ओरिएंटेड है, तो क्रिटिकल इवेंट किसकी मदद से हम फाइंड करते थे, स्लेक की मदद से. In the CPM method we will find the critical events or activity with the use of float time. समझेंगे क्या होता है, critical path will be joining the critical events. ओके, इसमें एक्टिविटी को फाइंड करते हुए एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है. तो these are the main difference between the PERT technique and the CPM technique, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछी भी जाती हैं. नाउ हम कुछ और चीज़ें बात कर लेते हैं. जैसे पहला आता है इवेंट टाइम. अर्लीस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में इवेंट टाइम के बारे में जाना था, तो इसमें भी इवेंट टाइम के बारे में जान लेते हैं. तो पहला इवेंट टाइम आता है हमारे पास अर्लीस्ट अकरेंट टाइम, सबसे जल्दी काम खत्म हो सके उसको बोलते हैं अर्लीस्ट टाइम, कंप्लीट हो सकता है उसको बोलते हैं अर्लीस्ट अकरेंट टाइम. लेटेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा लेट से लेट टाइम खत्म हो सकता है, बट वो हमारे कंप्लीशन टाइम को अफेक्ट ना करे. लेटेस्ट टाइम इसको TE से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको TL से करते हैं. स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटीज़. ठीक है, अब हमने इवेंट के बारे में बात कर ली जो पुराने तरीके से था, सेम था. अब हम बात करते हैं एक्टिविटी, क्योंकि क्रिटिकल पाथ मेथड बिलोंग्स टू एक्टिविटीज़. ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी इन द क्रिटिकल पाथ मेथड इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. तो एक्टिविटी का वो टाइम जो सबसे जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. ओके,
जनरली ये इक्वल टू द अर्लीस्ट इवेंट टाइम के बराबर ही होता है। देन सेकंड इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम, किसी एक्टिविटी को जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं, इज कॉल्ड एज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ओके, दिस इज इक्वल टू द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, ड्यूरेशन मीन्स देखो दिस इज एक्टिविटी फर्स्ट, इवेंट फर्स्ट, दिस इज इवेंट टू। इस इवेंट का टाइम क्या है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके, इट इज कॉल्ड एज अर्लीस्ट, सॉरी एक्टिविटी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो सके, इट इज कॉल्ड एज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जल्दी जल्दी फिनिश हो सके, इट्स कॉल्ड एज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो इसको निकालने के लिए इसको पता होना चाहिए और इसका ड्यूरेशन पता होना चाहिए। तो अगर ये टी ई है, टी एफ है, सॉरी टी एस है, तो टी एफ बिकम्स अल्टीमेटली टी एस प्लस टी आई जे, मीन्स टी आई जी मीन्स द टाइम ऑफ द एक्टिविटी, एज वेल एज अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मीन्स कोई एक्टिविटी जल्दी जल्दी लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकती है और लेट से लेट कब फिनिश हो सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, ध्यान रखने के बाद विदाउट डिस्टर्बिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, देखो स्टार्ट टाइम क्या होता है, हमने दो एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, दो इवेंट्स पढ़े थे, एक होता था हमारा लेटेस्ट टाइम ऑफ इवेंट, एक होता था हमारा अर्लीस्ट टाइम ऑफ इवेंट टी ई। ओके, तो अर्लीस्ट मीन्स किसी इवेंट को जल्दी जल्दी स्टार्ट हो सके और किसी इवेंट को जल्दी जल्दी खत्म हो सके। तो अगर हम लेटेस्ट की बात करें, सबसे लेट से लेट किसी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लेटेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेटेस्ट वो ख़त्म भी होनी चाहिए, इवेंट ख़त्म ही होना चाहिए, और इवेंट ख़त्म होने के बाद एक्टिविटी को मैनेज करेंगे विच विल वी गेट अवर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हम कह सकते हैं टी एल माइनस टी आई जे एक्टिविटी टाइम, एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम विल बिकम्स वो क्या है टी एल के बराबर होगा क्योंकि वो लेटेस्ट ख़त्म हो सके। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू द टी एल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल पाथ। हमने कुछ टर्म्स समझे, ये अभी क्रिटिकल पाथ मेथड ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बारे में कुछ टर्म्स और हैं। दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल पाथ मेथड, कुछ टर्म्स के बारे में जाना। नाउ हम इस क्लास को रिव्यू कर लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू अबाउट द नेक्स्ट क्लास। In this class we understood about the critical path method. What is the critical path method? ओके, उसके बारे में जाना। उस क्रिटिकल पाथ मेथड में हम करते क्या हैं, वो एक्चुअल में क्रिटिकल पाथ क्या होता है, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट मेथड में हम निकालते हैं क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ से बिलोंग हम जो सिग्मा होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह निकालते हैं, और उसके मदद से हम एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट हम निकाल लेते हैं। ओके, नाउ कहाँ थे हम, ओके निकाल लेते हैं। ना उसके स्टेप्स क्या होते हैं, किसी भी टाइम निकालने के पहले हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, देन जेड, देन अल्टीमेटली उसका कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं। देन हमने पर्ट के बारे में, सीपीएम मेथड के बारे में समझा, देन उन दोनों के डिफरेंस के बारे में समझा, कुछ इवेंट टाइम के बारे में समझा, देन कुछ एक्टिविटीज़ टाइम के बारे में समझा। तो एक्टिविटीज़ टाइम्स होते हैं। ओके, तो इस क्लास में हमने सीपीएम मेथड के बारे में समझ चुके हैं। नाउ हम अगली क्लास में सीपीएम मेथड को ओरिजिनल तरीके से जानेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं उसके बारे में समझेंगे और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।